आदाब, मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने आज आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग में जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशंस का जायजा लिया। उसके साथ श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम में हुई हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, आर्म्ड पुलिस और सीआईडी के एडीजीपी और कश्मीर के आईजीपी के अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। डीआईजी और जिले के एसएसपी शामिल हुए। बता दें कि 2 रोज कबल ही दिल्ली में वजीर दाखिला की मीटिंग हुई थी, जहां पे सिक्योरिटी के सूरत हाल पर बातचीत हुई और उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग में काफी बड़े अफसरान शामिल हुए थे। जराये के हवाले से मीटिंग में दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कश्मीर में मंशियात की रोकथाम के हवाले से दरपेश चैलेंजेस के बारे में बातचीत हुई और मुतासरा तरीके से कारगर इन तमाम चीज़ों पर कारगर फरहाद करने के लिए एक रूटीन और एक लाएअमल तरतीब दिया गया, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम किया जा सकता है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को बदला जा सकता है और जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया जा सकता है। तो एक तरफ मीटिंग चल रही है होम मिनिस्ट्री के अंदर, जहां पे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल, सिनेरियो और जम्मू कश्मीर के ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ एलजी की अपनी मीटिंग यानी कि स्टेट के अंदर तमाम तर आला अफसरान के साथ मीटिंग और उसके बाद सीएम की अपनी मीटिंग। लेकिन ये मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है। इसमें कितना कारगर साबित होगा ये सारी चीजें ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा और ये अहम इस वजह से भी है क्योंकि लोगों के मसाइल अभी तक अधूरे हैं। सरकार बन चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ खोल रखी है। अब सवाल यह है कि लोगों के मसाइल कब खत्म होंगे और किस तरीके से लोगों के मसाइल दूर होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एलजी मनोज सिन्हा के सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में वज़ीर आला को न बुलाए जाने पर सवाल उठाया। सीएम के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि एलजी को 3 मीटिंग में वज़ीर आला को भी मदऊ किए जाने चाहिए थे, लेकिन इससे कबल वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में पिछले दिनों दिल्ली में हुई आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग में भी उमर अब्दुल्ला को न बुलाए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल जरूर उठाया। ये तो पहले भी हमने कहा लॉ एंड ऑर्डर का और पुलिस का एलजी साहब खुद देखते हैं, तो कायदे से तो चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाना चाहिए था, क्योंकि उनकी अपनी एक्सपीरियंस है, उनको तजुर्बा है यहाँ कैसे ये सब एक ही जगह कमांड करके जो है बेहतर तरीके से निभाया जाए, लेकिन ये उन्होंने किया नहीं। उधर जेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में वज़ीर आला को मदऊ न किए जाने और अवाम और मुंतखब हुकूमत की बेहुरमती इसे करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जाविये से एलजी इंतजामिया के इस फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि असम्बली के रहते हुए सिक्योरिटी जैसे अहम उमूर पर वज़ीर आला ने सलाह मशवरा न करना सही बात नहीं है और जम्मू कश्मीर में शायद आने वाले दिनों के लिए बेहतर नहीं होगा। This is a disregard to the franchise of people of Jammu and Kashmir. ये यहाँ के वोटर की, यहाँ के वोट का डिसरिस्पेक्ट है। कोई प्रोप्राइटरी ये नहीं कहती कि आप किसी भी सरकार के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को उस रियासत के सिक्योरिटी रिव्यू से आप बाहर रखें। आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को बाहर रखते हैं और सिलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप उस सिक्योरिटी रिव्यू में बिठाते हैं। तब तक उनका पूरा हक बनता था, फर्ज भी बनता था, जब तक यहां पे इलेक्टेड सरकार नहीं थी। बट वंस द गवर्नमेंट इज इन बीइंग, वंस इट हैज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, इट इज डिसरिगार्ड ऑफ दैट मैंडेट। एक तरफ सीएम के मुशीर जहां एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में होने वाली आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला को न बुलाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि यह सूरत हाल बदलने वाली नहीं है। उनका कहना है कि दहशतगर्दाना हमले का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल के लिए उमर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि इल्जामात वो जमातें लगा रही हैं जिनमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी को पैर जमाने का जिन्होंने मौका दिया था और इशारा किसकी तरफ आप बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत अपोजिशन जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के साथ साजबाज का इल्जाम लगा रही हैं। मामला चल रहा है और ये मामला बहुत सालों से है और हम ये कहें कि साहब कल अगर
स्टेटहुड भी बहाल हो जाता है और हमारे पास सारा आ जाता है, तो क्या लोग समझते हैं कि उससे ये आतंकवाद बंद हो जाएगा? जो ढंके की चोट पे बोलते थे आतंकवाद खत्म हो गया, उनसे पूछे है या नहीं है? अभी भी पुलिस हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जब तक स्टेटहुड नहीं आता है और फुल स्टेटहुड नहीं आता है, तब तक ये कहना कि हम लोग इसके जिम्मेवार हैं, हम लोग इसके जिम्मेवार नहीं हैं। मैं उनसे भी पूछता हूँ कि बताइए ये तूफान किसने लाया, कौन इनके साथ बैठा और उसके साथ बैठ के क्या किया? एक साजिश के तहत मैं समझता हूँ ये किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इलेक्शन में तो गिरा नहीं सके। अब मुझे लगता है कि ये साजिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से लोगों के दिलों में हमारे बारे में तशवीशें पैदा की जाए, शक पैदा किया जाएगा। पीडीपी की जानब से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में खुफिया समझौते का नैरेटिव सेट किए जाने के बाद दोनों पार्टियां बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। एक रोज कबल ही बीजेपी विधायक और असेंबली में पोजीशन के लीडर सुनील शर्मा ने इसे गुमराहकुन बयान करार देते हुए कहा कि दूर दूर तक इसका कोई इम्कान नहीं है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हर सतह से पीडीपी के इस बयान को मुस्तरद कर दिया जा चुका है। जदीबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने कहा कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। के साथ नहीं जाने वाले हैं, हम तो हमेशा उनके खिलाफ लड़ेंगे, तो उनको कौन साथ उठा रहा है? वो तो वो अपने ख्वाब में देख रहे हैं कि कभी एनसी उनकी तरफ बात भी करेगा। हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और हम हमेशा। तो फिलहाल जो चीजें अब सबसे ज्यादा अहम हैं उसे सबसे ज्यादा गौर करने की इस वक्त जरूरत है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बीजेपी के अरकान असेंबली ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कुछ भी हो नहीं रहा है, कम से कम वो काम जो वो कर सकते हैं वो एटलीस्ट करें, यानी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है। और दूसरी तरफ पीडीपी भी लगातार इन कोशिशों में मगन है। हालांकि इन तमाम तर चीजों का कोई बेस नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार को घेरने की तैयारी जरूर है। दूसरी तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 7 कदम ताल मिलाकर के चलने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन आखिर क्या वजूहात है जिसकी वजह से चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग हो सिक्योरिटी के हवाले से या फिर स्टेट की एलजी इंतजामिया की मीटिंग हो, उसमें सीएम को दूर रखा जाता है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएम चूंकि अवाम के लिए एक लीडर के तौर पे होते हैं और जम्मू कश्मीर में उनका एक कद जो होता है एक मुखिया की तरह होता है, तो जाहिर है कि एक इलाके के मुखिया को अगर उस इलाके की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के लिए नहीं बुलाया जाता तो जाहिर है कि सवाल उठता है। दूसरी तरफ पीडीपी भी इल्जाम लगा रही है और एनसी के ऊपर मतलब चौतरफा कहीं ना कहीं वार हो रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये नहीं कह सकते हम कि इसमें एनसी अलग थलग पड़ रही है, क्योंकि एनसी के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसमें भी गौर करने वाली बात होगी। अगर सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें तो फारूक अब्दुल्ला कहते नजर आते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम जब स्टेटहुड हमें मिल जाएगा, पावर हमारे हाथ में होगा तो सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी इशारा साफ है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। उसके साथ साथ जो मसाइल पर उन्होंने लोगों से वोट लिए थे, जिन मुद्दों पर उन्होंने लोगों का मैंडेट लिया था, वो मुद्दे तो अभी अधर में लटके हुए हैं। तो जाहिर है कि मीटिंगों का सिलसिला चलता रहे या फिर बातचीत चलती रहे, इल्जामात दर इल्जामात चलते रहे, चलाते रहिए, पुराने किस्से उखाड़ते रहिए, लेकिन हकीकत में बदलेगा क्या? अवाम जहां पे थी कल, आज शायद उससे बदतर हालत में है, बेरोजगारी की शरह वैसी की वैसी है। और नई रिपोर्ट अगर आएगी तो वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे कि नई रिपोर्ट शायद उससे ज्यादा ही बदतर होगी, क्योंकि अब तक कुछ नहीं हुआ। एजुकेशन की बात होती है तो एजुकेशन सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, उसका असर दूर रस होता है। बेरोजगारी की शरह से हट करके जो इब्तदाई मसले होते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें लोगों की जरूरतें जो होती है, जैसे बिजली, पानी, गैस वगैरह वगैरह, जो कि एनसी के और दूसरी पार्टियों के मैनिफेस्टो में था, वो भी कहीं ना कहीं चीजें वैसी की वैसी पड़ी हुई है। यानी कि गवर्नमेंट जरूर फॉर्म हो चुकी है और ये उम्मीद जरूर जगी हुई है, लेकिन एक शख्स जैसे कोई ख्वाब देख रहा था कि वो किसी रियासत का बादशाह बन चुका है, तो वो ख्वाब ही देख रहा है। अभी ख्वाब से वो बेदार भी नहीं हुआ है और उसे अभी हकीकत का पता भी नहीं चला। तो अवाम खुद अभी ख्वाब देख रही है और ख्वाब दिखाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि सियासतदान हैं। हकीकत का सामना करना
यकीनन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल हर तरीके से बिगड़ी हुई है। चीज़ें गुड गुड दिखाते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़मीनी सूरत हाल कभी नहीं बदलती। इकोनॉमिक जैसे कि सियासी यानी कि पॉलिटिक्स, या फिर इक्तिसादी यानी कि इकोनॉमिक्स, समाजी यानी कि सोशल, या फिर उसके अलावा जितने भी रास्ते हो सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों से नहीं बदलते। सिर्फ लंबे लंबे अल्फाज, बड़े बड़े जुमले, जोश व खरोश वाली तकरीरें, शायद इससे कुछ चीज़ें नहीं बदलती है। और मेरे ख्याल से अगर इन तमाम तर चीज़ों को बदलने के लिए सभी का साथ ना हो एक ही प्लेटफॉर्म पे, बगैर एक दूसरे की बुराई, खींचातानी या फिर एक दूसरे के गरिबान में हाथ डालने से अलग हट करके, तो अवाम का शायद कभी भला नहीं होगा और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और भी बस हो जाएगी। तो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है वो हमने बताया कि डेवलपमेंट के नाम पे अभी डी भी नहीं पहुंचे हम। जाहिर है कि डेवलपमेंट पूरा कब होगा ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, या कभी भी नहीं, क्योंकि एनसी साफ तौर पे कह रही भाई हमें 5 साल के लिए चुने थे ना, तो 5 साल वेट करो, तो 5 साल के लिए वेट करिए। फिलहाल तो पीडीपी भी इस चीज के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठा रही है, और पीडीपी का भी अपना बयान है कि भाई वो अपोजिशन में है और आवाज उठाएंगे। बीजेपी ये कह रही है कि भाई जहां तक तुम्हारे पास पावर है, 2 कदम चल सकते हो, चलो ना, क्यों आप 10 कदम का ख्वाब देख रहे हो? पहले 10 कदम तो हम तब आपको चलने की इजाजत देंगे जब आप 2 कदम चल के दिखाओगे। तो वो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीजों पर गौर करने की जरूरत है, और फैसला लेने से पहले अवाम को मौजूदा सूरत हाल को समझना भी जरूरी है, और यही वजह है कि उन तमाम तर चीजों को हम समझेंगे। बीजेपी से डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पीडीपी से हमारे साथ एडवोकेट शौकत साहब जुड़े हुए हैं। एनसी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। सीधा जसरोटिया साहब आपकी तरफ आऊंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से हम अभी चला पा रहे हैं, सीएम से दूरी क्यों है जरूरी, खासतौर पर इन तमाम तर मौजूदा सूरत हाल में बीजेपी के लिए? धन्यवाद। देखिए, दूरी की बात नहीं है, आप 2 चीजों को समझने की बड़ी जरूरत है। अंग्रेजी में कहावत है, बिफोर यू डिजायर यू शुड डिजर्व इट। सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे को जिस मीटिंग में बैठना चाहिए, तो आपको याद होगा अभी 26 जनवरी हुई है, और उसके बाद मीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट सेरेमनी रहती है, जो सबसे बड़ा एक सैल्यूट, एक ट्रिब्यूट होता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आपको याद होगा उस मीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का, जिसका इनविटेशन ऑब्वियसली हमारे दोनों डिवकॉम्स ने भी दिया, और उसके अलावा जीओसी भी वहां पर खुद इनको सीएम साहब को बुलाने गए थे, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं की, ना खुद ना उनके कैबिनेट के किसी भी मंत्री ने वहां पर जहमत की जाने की। तो एक बहुत बड़ी चीज थी, जिसके ऊपर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसे आपके चैनल ने भी कवर किया था। और मुझे लगता है कि जब आप इस तरह की करते हैं, तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आपकी इंटेंशन किस तरह की है। तो ये सब चीजें बातें करना कि हमें वहां नहीं बुलाया, जहां आपको जाना चाहिए सबसे पहले, वहां तो आप जाते नहीं हो। और अगर ये खासकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अगर आज इन सब चीजों को बात करती है, तो उनको पता होना चाहिए कि जब जम्मू कश्मीर का आपने बेड़ा गर्क किया था, तो यूनिफाइड कमांड को आप ही हेड कर रहे थे, कोई दूसरा नहीं था। तो इन सब चीजों के ऊपर बात करना या प्रोपोगंडा करना अगर इनको लगता है कि ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम यही इनसे पूछना चाहते हैं, तब भी हमने पूछा था, किसी ने इनका जवाब नहीं दिया। अब इनके ऊपर अगर इनके प्रवक्ता आज बात कर रहे हैं, तो पहले जरा अपनी तरफ देख लीजिए, अपनी पार्टी। तो उन्होंने कहा कि हम चूंकि यूनियन टेरिटरी को मानते ही नहीं, इस वजह से हम नहीं गए। तो अब इसमें एक सवाल ये बनता है, खैर जरूर जवाब दीजिएगा आप, सवाल ये बनता है कि क्या उन्हीं तमाम तर चीजों का बदला लिया जा रहा है बीजेपी की जानिब से, जो आपने कहा? देखिए, अगर वो नहीं मानते तो फिर तो मुझे लगता है मॉरली उनको बनता है कि उन्हें छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। आप नहीं मानते हो तो आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पहले अगर आपको याद होगा, भले वो उमर साहब थे, भले वो महबूबा मुफ्ती, उन्होंने साफ कहा था कि जब तक यूटी है तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर उमर साहब ने जब पहले चुनाव लड़े, उनपे उनकी क्या हार हुई आपको पता है। फिर दूसरी बार उन्होंने चुनाव लड़े चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो पता है कि अपने वक्तन फवक्तन अपने ये स्टैंड और स्टांस बदलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप खुद तो सोच लीजिए आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। अब आप चाहें या ना चाहें है तो जो है आपके सामने ही, और आपने खुद ही इसको चूज किया है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास कोई चीज है, तो आज आपको उसके ऊपर दी बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपनी इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर लोगों की खिदमत करनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करनी चाहिए। उन सब चीजों के बहाने पकड़ के तो लोगों के आगे जाना चाहिए। चलें, निभाएं अपने बहाने, 200 यूनिट फ्री बिजली दे दे, 12 सिलेंडर दे दे, 1 लाख नौकरियां दे दे। अब 50-60 साल तो हमने कुछ नहीं दिया, और वह 5-6 सालों में पता नहीं कौन सा चमत्कार करेंगे, कौन सी जादू की नई छड़ी घुमाएंगे, ये तो भगवान जाने। जाहिर सी बात है। शरद साहब, क्यों उकसा रहे हैं आखिर एनसी को, चारों तरफ से घेरने की क्यों कोशिश हो रही?
सर बहुत शुक्रिया। देखिए, बात उकसाने की नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहते थे और जो ख्वाहिश रखते थे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और हम जम्मू कश्मीर की सरकार से जो बड़ी उम्मीदों पर जो है वो बनी, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो जो उनके मैनिफेस्टो में था, जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात हैं, उस पर काम करना शुरू करें। क्योंकि अभी तक तो काम शुरू नहीं किया, 4 महीने हो गए हैं, तो अभी तक काम करना स्टार्ट नहीं किया है उमर गवर्नमेंट ने। लेकिन हम चाहते हैं कि उमर गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में काम स्टार्ट करे, और जो लोग चाहते हैं उस पर कुछ ना कुछ जो है वो प्रोग्रेस मिले, जो अभी तक हमें बदकिस्मती से जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के सिलसिला में, देखिए जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये बड़ी डिफरेंट स्टेट है, और मुल्क की बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनसे जरा इसके हालात जो है वो बड़े डिफरेंट हैं। तो इसका सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न रहता है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कोई 1 हफ्ते 10 दिन से जो है वो 2-3 बार जो है इस पर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स हो चुकी हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जो है वो मीटिंग्स ली हैं, एलजी साहब ने मीटिंग्स ली हैं, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसमें इनवाइटेड नहीं हैं। इसकी क्या वजूहात हैं ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जानती है, मगर हम ये चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि उसमें हमारी नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि करंट सिचुएशन में जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बड़ी खराब है। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो रिव्यू मीटिंग में अपनी जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है उसको रखे। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं, वक्ती हालात में उनकी क्रेडिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मोदबाना गुजारिश करता हूं जम्मू कश्मीर की सरकार के हेड जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि थोड़ी सी अपनी गैरत को जगाइए, थोड़ी सी अपनी जो जुर्रत है उसको थोड़ा सा इनकरेज करिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करिए सही मायनों में, और जो अभी जो हालात हैं उन हालात पर जो है वो बोलिए, और उन हालात पर बोलने की हिम्मत रखिए। शौकत साहब, एनसी वाले कह रहे हैं, शौकत साहब एनसी वाले कह रहे हैं आपसे, एनसी वाले कह रहे हैं आप लोगों से कि देखा जो तीर खा के कमिंगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। शौकत साहब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊं। चलिए खैरियत छोड़िए इन सब चीजों को। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में जो भी एक क्लैशेस चल रहे हैं चारों तरफ से घेरने की कोशिश है। सर मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मैं बहुत उस पर ज्यादा समझ जाऊंगा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मतलब ये है कि सरकार को चारों तरफ से अभी घेरने की कोशिश हो रही है और कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये वजह आप लोग चाहते हैं कि इतना ज्यादा गला दबा दिया जाए कि सरकार अपने आप ही खत्म हो जाए और अलविदा कह करके आप लोगों को मौका मिले। सर बिल्कुल नहीं। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के बिल्कुल शाना बशाना है हर उस काम में जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए किया जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को 4 महीने हो गए हैं और अभी तक जो है, मैं ये कहना चाहता हूं अगर इस हमारे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे स्क्रीन जो है वो सामने नहीं आ रही है, मैं नहीं देख नहीं पा रहा हूं, अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई रिप्रेजेंटेटिव या स्पोक्स पर्सन हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पिछले 4 महीने की प्रोग्रेस में सिर्फ एक काम मुझे बता दीजिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया हो। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तो सवाल है कि आखिर अपने ही घर के लोग अपने ही पीठ पे तीर मार रहे हैं। खैर मैं जवाब लूंगा इसका और इसको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर जसरोटिया, मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा। जो सिनेरियो बनकर के निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मुखिया जी पे भरोसा नहीं रहा
कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को या बीजेपी को? देखें ऐसी बात नहीं है। जहां तक रही बात, अगर आप सीएम के हवाले से ये बात जी बिल्कुल, काम आपको करना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर कोई काम करना चाहता है, उसकी इच्छा शक्ति अगर काम करने की है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी पार्टी ऑफिस में एक बजट को लेकर मीटिंग थी, जिसके लिए मुझे लेक्चर देना था, उसके ऊपर अपना मैंने वक्तव्य रखना था। तो मेरे को बड़ी अच्छी बात जब मैं स्टडी कर रहा था आई कि आपको याद होगा यूपीए 1 यूपीए 2 का कार्यकाल जब रहा, और उसी समय अगर आपको याद होगा गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। अब देश की क्या हालत थी वो आपको यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल से 2004 से लेकर 14 तक का हाल आपको पता है क्या, किस तरह से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था, क्या डबल डिजिट का आपका जो है फिस्कल डेफिसिट चल रहा था, और आपका क्या हाल था देश का, आप अच्छी तरह से जानते हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ आप गुजरात देखिए, गुजरात एक ऐसी जगह थी जो प्रोग्रेस कर रही थी, क्योंकि वहां के जो चीफ मिनिस्टर थी उसकी इच्छा शक्ति थी। और अगर आप देखेंगे 2014 में जब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चुना, तो किसी और कारण से नहीं चुना, सिर्फ केवल एक कारण था, गुजरात मॉडल। पूरा देश चाहता था कि गुजरात मॉडल पूरे देश पर लगे, जो आज लगा है। आज आपके सामने हम 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, आज आपके सामने हम कहां से कहां पर पहुंचे हैं। और आज आप देखिए कि आपका जो 2 लाख के करोड़ के हिसाब, जो बेकार लगता है इनका जो टोटल हुआ करती थी जीडीपी, आज कहां पर 50 के करीब पहुंच चुकी है। तो कितने फोल्ड्स आने वाले समय 50 का टारगेट रखा हुआ है। यानी कि इसका कहने का ये मतलब है कि आप चीजों को जब करते हैं तो आप करके दिखाते हैं लोगों को, आपके पास सब कुछ होता है। वही चीजें आज उमर साहब के पास है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, नियर अबाउट उतना ही बजट है, सब कुछ है। केवल आपकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। केवल आप सबका साथ सबका विकास के फार्मूले के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, बस एक ही आंख से कश्मीर को देखा जाए। और वहां पर भी आप कितना देख रहे हैं आपके सामने। और मैंने पिछले दिन बड़ी अच्छी बात की थी कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने, क्योंकि पर्टिकुलरली ये लोग जब भी सियासत करते हैं तो कॉमनल लाइंस के ऊपर करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आज बता दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि भले वो हिंदू है, भले वो मुसलमान है, भले वो सिख है, वो ईसाई है, वो प्रोग्रेस चाहता है। और आज कहीं गलती से अगर ये चुनाव जम्मू कश्मीर के इसके बाद हुए होते तो कश्मीर के लोगों ने भी बता देना था इनको कि तो झूठे बात और झूठे छलावे आप करते हैं, उसमें नहीं आएंगे। तो क्या इसी चीज का वेट कर रहे हैं डॉक्टर जसरोटिया? क्या इसी चीज का इंतजार हो रहा है जम्मू कश्मीर में? नहीं, मैंने कहा अगर पहले हो गए होते, कि ऐसा तो कोई इंतजार नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि बाद में यहाँ चुनाव होते दिल्ली के बाद, तो शायद यहाँ के लोगों को भी उसमें पता चल जाता। जिस तरह के कश्मीर के जो दिल्ली के भी लोग, भले वो मुस्लिम्स भी हैं, भले वो बाकी सब ने प्रोग्रेस को वोट किया, यहाँ पर भी वो चीज होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये गुमराह करने में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है कामयाब रही। अब 2-4 साल जितने भी समय है उतने साल तो हमें देखना पड़ेगा इनकी परफॉर्म। तो यही चाहेंगे बीइंग ए हॉनेस्ट अपोजिशन कि ये लोग जो है काम करें, अच्छी तरह से काम करें, लोगों के मसले मसाइल हैं उनको आगे लेकर चलें। लेकिन आज आप देख लीजिए इनको कुछ नहीं पता, कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, कुछ नहीं जानते। कुछ एडवाइजर्स भी वैसे ही हैं। हर एक चीज के अंदर इनका जो सिस्टम चल रहा है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर हम तो बार बार इनको कहता हूं कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, अभी से रखिए उमर साहब संभाल कर। हाँ, लेकिन बीच में डॉक्टर जसरोटिया मैं आपको रोकूंगा इस चीज के लिए। ठीक है, आपने अभी बजट पे बहुत सारी तैयारियां की, तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी चीजें सोची होंगी आपने, और वो प्रीवियस जो चीजें पास्ट की हैं वो हमसे बेहतर आप जानते हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। एनसी का साफ तौर पे कहना है कि भाई हमारे पास कुछ है नहीं खजाने में, उसके अलावा स्टेट के पास कुछ रहा नहीं, ना कोई पावर है, और फिर आप हमसे कहते हो कि भाई आप कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो कहां से करें? उसके लिए एलोकेटेड कोई बजट नहीं है, या कहीं और से बजट उठा करके इसमें डाल दें, तो वो चीजें होंगी तभी तो कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल ना तो पावर है, ना करने के लिए कुछ हमारे पास है मौजूद। जवाब देंगे इसका डॉक्टर जसरोटिया? सिवाय सिक्योरिटी सिचुएशन को छोड़ दिए बाकी सब तो आपके हाथ में। अब इनके मंत्री आप देखिए, वो यहाँ के जो नदी नाले हैं उन्हीं में घूमते रहते हैं, उनका माइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। तरक्की की तरफ इनका किसी का इंटरेस्ट नहीं है। वही बजट है, वही सब कुछ है। लेकिन मैं बार बार एक टर्म यूज करता हूँ, बैड वर्कमैन फॉल्स विद हिज टूल्स। इनके आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, ना आपके पास वो काबिल टीम है जिससे काम कर सके। तो यही एक कारण है। अगर आप देखिए, क्योंकि अब जब नाइंसाफी के ऊपर काम करते हैं, नाइंसाफी से अगर आप आगे आज आप मेजोरिटी में आ जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो टेक्निकली भी अगर देखें तो हक जब भारतीय जनता पार्टी का बनता था, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा वोट है जो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए। लेकिन विडंबना है 51-52 की कि हमसे 1.5 दर्जन सीटें ज्यादा कश्मीर में परोसी गई थी, जिसके कारण आज ये सब कुछ हुआ है। तो काफी कुछ इसमें आप समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है सारे का सारा, जिससे दूर होते समय लगेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीत तो आप गए हैं, लेकिन आपके पास प्लानिंग नहीं है, इस वजह से वर्कआउट नहीं हो पा रहा है कुछ भी। एकदम आपके पास प्लानिंग से आपका पता चल जाता है ना, वो क्या आप कैसे। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आपको तो डे 1 हमें पता चल गया कि आपने एक आंख से देखना। 575 की इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी
टीचर्स की यहाँ पर, जिसमें से आप देखें 36 के करीब उर्दू की थी। चले उर्दू आप 360 भी करें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन डोगरी और कश्मीरी के लिए 2-2 या 3-3 पोस्टें थी शायद, और संस्कृत जिसके लिए इवन कि आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा, उसके लिए एक पोस्ट नहीं थी। अब जब इनके पीछे हम पढ़े, जब इनके हमने सब कुछ किया, तो अब कहीं जाकर इनकी आंखें खुली हैं। आपको एक हर एक चीज के लिए, देश के लिए भी जिस तरह से होता है, आपको एक प्लान बनाना पड़ता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब आते हैं एडवोकेट शौकत साहब आपकी तरफ। जाहिर सी बात है, चीजें जिस तरह की भी हैं, इसका जवाब हम एनसी से भी लेंगे, लेकिन आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप एक इससे पहले एक बहुमत में भी रहे हैं, हुकूमत में भी रहे हैं। फिलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है, आपकी पहले भी ये इच्छा शक्ति होगी पार्टी की कि लोगों का भला हो, स्टेट का भला हो, और अभी भी होगी। मैं आपकी नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इतना माना जा रहा है कि आप सियासी मफाद के लिए सिर्फ मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उसको घेर रहे हैं जिसके पास न हथियार है, न लड़ने की इच्छा शक्ति बची है। देखिए सर, हमारी नीयत भी साफ है, और हम सरकार को मैंने पहले कह दिया, सरकार को हम हर उस काम के लिए कॉपरेट करते हैं, ताउन करते हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरी के लिए हो। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर की सरकार को किसने रोक रखा है काम ना करने के लिए? लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपके चैनल की वसादत से कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ये बात बता दे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि पिछले 4 महीने से कोई एक काम, ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन इसके ऊपर जवाब देना बड़ा मुश्किल है सर। मैं ये कह रहा हूं कोई एक काम मुझे गिनवा के बता दें पूरे 4 महीने में जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया हो। ठीक है, मैं आपसे ही, हालांकि इसका जवाब मैं एनसी से लूंगा, लेकिन मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आप हुकूमत चला चुके हैं, आपको मालूम है कि बगैर पैसों के, बगैर बजट के कुछ भी नहीं होता। तो जाहिर है कि जब खजाना खाली है, कुछ भी है नहीं और इंटरनल कुछ ऐसा क्रिएट हो नहीं पा रहा है, तो सरकार किसी भी काम को कैसे करेगी? मान लीजिए अगर आप कहते हैं सिलेंडर क्यों नहीं दिया, तो पैसे नहीं है, सिलेंडर कहां से देंगे? बिजली वगैरह फ्री कैसे करेंगे जब उनके पास कुछ है ही नहीं? पानी कैसे देंगे जब उनके पास एक चवन्नी तक नहीं बची है? तो फिर सवाल फिलहाल इंतजार करना चाहिए जवाब का। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर सपोज जो आप कह रहे हैं मैं वही मान लेता हूं, ठीक, तो क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन में ये बात मालूम थी कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, स्टेट नहीं है? क्या उनको ये बात मालूम थी कि हम पूरे के पूरे डिपेंडेंट हैं दिल्ली पर? क्या ये मालूम नहीं था? तो फिर इतनी बड़ी बातें करने की जरूरत क्या है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को जो है वो होली सोली डिपेंडेंट है दिल्ली पर, तो दिल्ली तो उनको ट्रीट कर रही है एक आप समझ सकते हैं ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कोई बदला ले रही हो। मतलब दिल्ली, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज की डेट में एक कहावत है कि मारते भी हो और रोने भी नहीं देते हो। मतलब बीजेपी ये कह रही है कि हम आपको देंगे भी कुछ नहीं, करने भी कुछ नहीं देंगे, और आपकी जो पब्लिक इमेज जो है उसमें भी जो है वो हम ये कहेंगे कि सरकार बनाइए तो करिए, क्यों नहीं कर रहे, किसने पाबंद किया आपको? तो चलिए बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, उससे पहले सरकार के पास सर 30 सेकंड, ठीक है, बोलिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला के पास अगर जरा सी भी हिम्मत बची है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब, डेमोक्रेसी में बहुत सारे तरीके होते हैं चीजों को लेने के। आप जाए ना 50 एमएलए के साथ दिल्ली में बैठे, 50 एमएलए के साथ आप पार्लियामेंट के सामने बैठे प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, हम आपको पूरा ताउन करेंगे। कैसे दिल्ली सरकार जो है वो हमें इग्नोर कर सकती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को इग्नोर कर सकती है? लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब इतनी हिम्मत कहां से लाएं? उमर अब्दुल्ला साहब ऑलरेडी बीजेपी के साथ इंगल मिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे शाल भी प्रेजेंट किए, बहुत सारे बुके भी प्रेजेंट किए, लेकिन उससे कोई आउटकम नहीं आया। चलिए बिल्कुल इसका जवाब ले लेते हैं पहले, उसके बाद आपकी बात मुकम्मल होने देंगे। डॉक्टर जसरोटिया, मतलब वाकई क्या ऐसी मौजूदा सूरत हाल है कि मतलब मारेंगे भी और चिल्लाने भी नहीं देंगे, आवाज भी नहीं निकलने देंगे? आप लोगों ने ऐसा कर रखा सरकार के साथ। सबसे पहले तो देखिए, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा बिकॉज मैंने टू मूव प्लीज। बड़ी छोटी सी बात है कि पहले तो बात किनसे सुनना पड़ रही है, जिनके पुल खींच के 3 नुमाइंदे हैं, तो वो भी इस तरह की बातें करते हैं। तो चलें
उनको लगता होगा इस तरह की बातें, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये देश की सरकार है, और देश सभी स्टेटों सभी यूटीओ से बनता है। हमारे लिए हर एक पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बड़ी सारी ऐसे सरकारें हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, फिर भी वो परफॉर्म कर रही है, लेकिन अब आपसे नहीं किया जा रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा। तो मैं इसमें समझ सकता हूँ क्यों, क्योंकि आपने लोगों से वादे झूठे कि आपने कहा किसी तरह से मुझे सत्ता मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या थी, जब आपने वादे किए थे आपने ये सोचा था कि हमारे पास क्या, ये किस तरह से हम कर पाएंगे, इसके लिए हमारे पास रोड मैप क्या है? इनके पास कोई रोड मैप नहीं था। इनके कुछ लोग तो बोलते थे कि हमारे को 1953 से भी पीछे लेकर चले जाए, वहीं पर लेकर चले जाए हमारे को। आप खुद सोचिए कि किस तरह की आपकी मंशा रही है। चलिए ठीक है, उनकी मैं 1 मिनट और लूंगा आपका, उसके बाद आपको अलविदा कहूंगा क्योंकि वक्त आपका बहुत कीमती और मुश्किल वक्त में आपने साथ दिया हमारा। लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमान का भी इस्तकबाल करेंगे, लेकिन एक सवाल मैं पहले पूछ लूं आपसे, उसके बाद अपने अगले मेहमान की तरफ मूव करेंगे। देखिए अब तो आवाज हर तरफ उठने लगी है स्टेटहुड की, लोग भी अब खड़े हो गए, सड़कों पे उतरने लगे। सर दे दीजिए ना, मतलब अगर यही चलिए इसी तरीके से लोगों के मसले हल होंगे तो यही कर दीजिए आप, डॉक्टर जसरोटिया। देखिए सबसे पहली बात यह थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेट आज नहीं तो कल जरूर आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि आप ऐसा कौन सा नया अलादीन का चिराग को घिसने वाले हैं। 50-60 साल जब आपके पास स्टेट थी, सब कुछ आपके पास था, यूनिफाइड कमांड आपके पास थी, बजट आपके पास था, सब कुछ था, आपने क्या किया? अरे भाई साहब खुद सोचिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 60 साल के बाद पहली बार अपना मैनिफेस्टो बनाया हो, जिनको पता नहीं मैनिफेस्टो के अक्षर क्या होते हैं, मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है, आज आप मजबूर हो गए मैनिफेस्टो बनाने के लिए। क्यों? अगर आपने कभी इस तरह से इट वाज बेसिकली, आई कीप ऑन सेइंग ऑन मोस्ट ऑफ द चैनल, इट वाज बेसिकली क्रिस्टोक्रेसी, देन इट वाज एडेड टू प्लूटोक्रेसी, उसके बाद इनका सारे का सारा सरकार बनी है यहाँ पर। इन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर को सीरियस लिया ही नहीं, भले सरकार यहाँ पर। चलिए जो चीजें आपने कही है काफी गंभीर और इसका जवाब भी हम लेंगे क्योंकि एडवोकेट AR मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, कम वक्त में हमारे साथ ढेर सारी बातचीत के लिए। अब हमारे साथ जो खास मेहमान हैं AR मलिक साहब NC से जुड़े हुए हमारे साथ, और उनके साथ भी ढेर सारी बातें होंगी। उसके साथ शौकत साहब, अब हमारा ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अब खास टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले AR मलिक साहब आपका इस्तकबाल भी करते हैं और सीधा आपसे सवाल करते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा, आपने सुना ही होगा लेकिन मैं फिर भी आपको दोहरा दूं कि अब इतनी मुद्दतों के बाद, इससे पहले सारी चीजें सारा पावर था तब तो आपने लोगों का भला नहीं किया, अब नहीं है तो फिलहाल चंद वक्त के लिए आप जो है चिल्ला रहे हैं और जो चीजें आपने पहले कभी नहीं की थी वो अब कर रहे हैं, बहुत सारी इल्जामात थे उनके। जी मैं अपने इस दोस्त को बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब उन्होंने PDP के साथ यहाँ हुकूमत बनाई, उसके बाद 3 साल उनकी हुकूमत चली एज ए कोalition, उसके बाद उन्होंने बैक स्टेप किया तो 2024 में अब उन्होंने इलेक्शन करवाई। तो ये सीखते हैं 10 साल का एक उर्सा उन्होंने लिया। तो उन्होंने 10 साल में क्या किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? ये कोई काम दिखाए जम्मू में, कश्मीर में, किस जगह कौन सा भला किया इन लोगों ने, इन्होंने लोगों का? अगर इन्होंने लोगों के लिए भला किया होता तो जो कल इलेक्शन हुए तो फिर लोगों ने इनको मैंडेट दिया होता। ये यहाँ बैठ के बातें करे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया, ये लोग जानते हैं, तभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना मैंडेट मिला है। ठीक है, अब आपको मैंडेट मिला, क्या इस वक्त आप दबाव महसूस कर रहे हैं? सरकार दबाव महसूस कर रही है चारों तरफ से? दबाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस किस्म का दबाव महसूस करेगी? हमें पता है कि वी हैव ए डेफिनेट रोड मैप हमारे पास है, हमें पता है जो हमने कमिटमेंट्स अपने लोगों के साथ की है ये हम फुलफिल करते ही रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, हो सकता है मलिक साहब आप इस चीज़ को कह रहे हो, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान या फिर बाकी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, जैसे 5 साल है हमारे पास, करेंगे, चलेगा अभी, वो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें दर्शाती है मलिक साहब कि कहीं ना कहीं आप दबाव में हैं, PDP की तरफ से हो या अपनी जमातों के साथ हो या BJP की तरफ से हो। देखिए हुकूमत तो बनती है ना 5 साल के लिए, इनके पास एक डेफिनेट एक रोड मैप होता है कि 5 साल में कौन कौन से काम करनी है। तो 5 दिन या 5 महीनों में तो पॉसिबल नहीं है ना। अब ये लोग हमें सबक सिखा रहे हैं, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड, जब ये खुद पावर में थे PDP वाले या BJP वाले, तो उन्होंने क्या किया? मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी वजह से जब ये पावर में थे तो तब क्या हुआ। तो आज हमें ये सिखा रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो, हमें पता है कि हमें क्या करना है। उमर साहब को पता है, ही इज अ वेल वर्स्ड पर्सन, ही इज अ सन ऑफ द सॉइल, ही इज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ही नोज कि हाउ टू डील द थिंग्स। इतनी मोहब्बतों, इतने इस्तकबालिया जुमले और इतने प्यार दिखाने के बावजूद आखिर क्या वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार पे भरोसा नहीं है? क्योंकि भरोसा अगर होता तो हर मीटिंग में आप होते, कम से कम जो स्टेट का मुखिया है वो होता। This is unfortunate. Yes, this is unfortunate that the sitting this chief minister of this UT has not been called.
in this high level meeting. This is unfortunate because he is a son of the soil, जैसे मैंने कहा, having an experience, तो वो कुछ ज्यादा ही contribute कर पाते. अगर security का कोई मामला होता तो he ought to have been called. अब क्यों नहीं कॉल किया गया? This is very unfortunate. चलिए अब हाँ ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए। जी, इससे तो ज्यादा ही बेनिफिट होता, ज्यादा ही फायदा होता। चलिए, हो सकता है अनफॉर्चुनेट हो ये चीजें, लेकिन शौकत साहब जिस तरीके की आपने चीजें कही उस चीजों को शायद हमने मतलब जरूर बिल्कुल वो सारी चीजें हम शौकत साहब से ही पूछने की कोशिश कर रहे हैं। शौकत साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस चीज के साथ कि जो चीजें आप कह रहे हैं उससे साफ तौर पे जाहिर ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं वही चीजें बीजेपी भी दोहरा रही है, और आपके कहने में बीजेपी के बयान में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए सर, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी और हमारे कहने में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, तो ये उनके देखने का चश्मा जो है वो उनको बदलने की जरूरत है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना जो है वो बड़ी बात होती है, रियलिटी को हजम करें। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन से पहले आपने जो चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों से कही, आज आपको क्या परेशानी है कि उन चीजों को आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो आज सिक्योरिटी मीटिंग के वहां पर शमूलियत नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी मीटिंग के एक मेंबर की हैसियत नहीं रखते हैं। तो आपकी जो गैरत है वो आपको ये अंदर से आपको ये जो है ये गैरत जो है ये आपको ये नहीं कह रही है, ये नहीं मजबूर कर रही है कि आप जो है वो दिल्ली वालों को झंझोड़ें। आप दिल्ली वालों को ये कहें कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, हम अगर हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यानी कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है, ये देखिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो किसी मीटिंग में नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है और बड़ी हैरानकुन बात है ये। हाँ, लेकिन तो शौकत साहब आप जो है वो उठा देंगे। आप क्या चाह रहे हैं? पीडीपी क्या चाह रही है कि तलवार निकाले और हल्ला बोल दे मरकज पर सीधा? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, तलवार निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनके दायरे इख्तियार का एडवोकेट शौकत साहब, आप जाहिर है कि बहुत पढ़े लिखे इंसान है, मैं आपसे ही समझूंगा, कानून के दायरे में एडमिनिस्ट्रेशन का अगर अपना मामला है, अपने दायरे अख्तियार हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि सीएम को बुलाना जरूरी है, तो फिर अगर नहीं भी बुलाया गया तो इतनी तकलीफ की क्या बात हो सकती है? देखिए सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, बिल्कुल हिंदुस्तान की पूरी जितनी भी स्टेट्स हैं उनसे अलग है, इसके जो हालात हैं वो बड़े अलग हैं। चाहे इसको आपने यूटी बना दिया है 2019 में, लेकिन हालात तो चेंज नहीं हो सकते। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में मेंबर होना बहुत लाजमी है। आप एलजी साहब को यूपी से उठा के लाए हैं, जो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं। आप मुझे बताएं वो जम्मू कश्मीर के गांव की सिचुएशन को और डिफरेंट इलाका जात की सेक्शन, हाँ, तो सिलेक्टेड आप लोगों की वजह से ही ऐसा कहा जा रहा है एनसी की जानिब से जी, सिलेक्ट इस वजह से हुए हैं। और सीधा अगर जम्मू कश्मीर के बीचों बीच अगर बैठाए गए हैं तो कहीं ना कहीं पीडीपी की वजह से, एनसी का कहना है। नहीं, हमने तो नहीं बिठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर बोलने के लिए मटेरियल नहीं है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे जम्मू कश्मीर की सरकार से, उमर अब्दुल्ला साहब से हमदर्दी है, और मुझे बड़ी, आप यकीन माने कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार को दिल्ली वाले नहीं पूछ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो इंचार्ज हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी जो है वो दिल्ली में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह है कि उसके बावजूद भी जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब की गैरत जो है वो उनको नहीं जगा रही है, झंझोड़ नहीं रही है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, आप जमहूरी निजाम में रहकर जो चीजें आपको अगर इस तरीके से नहीं मिल रही हैं, तो आप लोगों की ताकत से दिल्ली को जो है वो कहने का तरीका बदल सकते हैं। आप, मैंने जैसे पहले कहा है, आप दिल्ली में बैठे ना, आप प्रोटेस्ट पर बैठे, आप प्रोटेस्ट पर नहीं, आप जो है, ठीक है शौकत साहब, आपके सारे सवाल का जवाब मैं लूंगा इनसे, मलिक साहब से, लेकिन एक सवाल, जब आपकी बारी आए तो आप गले मिलिए, इनकी बारी आए तो ये दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करें, क्यों भाई?
नहीं, ये देखिए ना, जब उनको शाल देने के बाद भी, बुकेस देने के बाद भी, सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर आपकी क्रेडिबिलिटी को नहीं समझ रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर हो सकता है, मेरी पार्टी का क्या कसूर हो सकता है? चलिए, आपके सारे सवाल का आप जवाब ले लेते हैं। हमने अपने एजेंडे को अपने तरीके से इंप्लीमेंट करवाया। अब ये अपने मैनिफेस्टो को नहीं इंप्लीमेंट करवा पा रहे हैं तो ये इनकी नाअहली है ना, ये इनकी इनकम्पिटेंस है। मैं क्या कर सकता हूं उसमें, मेरी पार्टी क्या कर सकती है, जम्मू कश्मीर के लोग क्या कर सकते हैं? चलिए, पार्टी ने हमदर्दी का इजहार किया है मलिक साहब। मुझे लगता है कि उमर सरकार बीमार हो रही है काफी ज्यादा, अब हमदर्दी का इजहार भी होने लगा आपसे। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप शौकत साहब की बात पे? जी, मैं शौकत साहब को ये बताना चाहता हूँ कि शौकत साहब की पार्टी जब बीजेपी के साथ हुकूमत में थी तो तब उन्होंने क्या किया, तब तो सब ठीक था, तब तो बीजेपी अच्छी थी, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि उमर साहब जाए दिल्ली, जाए वहां प्रोटेस्ट करे, वो करे, ये करे। उमर साहब को बोलने की जरूरत नहीं है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिखाने की कोई जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नोज इट इज बिजनेस। हमें पता है कि हमें कैसे अपने लोगों के लिए जो हमारे हकूक है उनको वापस लाना है, जो हमने कमिटमेंट्स की है, जो हमने मैनिफेस्टो दे दिया है, हम इसको किस तरह फुलफिल करेंगे। लेकिन शहरियों में और लोगों में बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस चीज को आप भी मानते हैं? एनसीपी समझती है इस चीज को? नहीं, बिल्कुल बेचैनी नहीं बढ़ रही है। ये कुछ लोग जो अपना वो पॉलिटिकल जो इनकी दुकान है वो चलाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देखिए 3-4 महीनों में जितनी भी जो मेजर जो इनके हाथ में थे, जैसे रेजोल्यूशन का मामला था, सेशन का मामला था, दरबार का मामला था, जम्मू में जो सेक्रेटरी नहीं चल रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी कमिटमेंट्स किए हैं हम स्टेप बाय स्टेप उनकी तरफ जा रहे हैं। मलिक साहब, आप काफी पढ़े लिखे और मैच्योर इंसान हैं, मुझे बताइए कि रेजोल्यूशन हजारों पास किए जा सकते हैं, फेल किए जा सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? पीडीपी पूछ रही है आपने क्या किया, काम क्या किया एक्चुअली, जिसपे जो वर्कआउट आपका दिखाई दे? वर्कआउट तो दिखाई बिल्कुल दे रहा है, प्रैक्टिकली तो आहिस्ता आहिस्ता तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे? उनका साफ तौर पे कहना, मैं बीच में रोक रहा हूं फिर से, उनका कहना है कि आप जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक फैसिलिटीज की आपने जो बात की थी, बिजली, पानी, गैस, एटलीस्ट वही पूरा कर दीजिए, वो तो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं रेजोल्यूशन पास कर दिया हमने, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो प्लीज मेरी बात तो समझिए, ये तो इन बिटवीन जो हुआ है, जो हुकूमत बनी वो इन बिटवीन वो 2024 के अंत में बनी है। हमने जो कमिटमेंट्स की है तो हम इस तरह नहीं ना आंखें बंद करके यहाँ से 200 यूनिट्स फ्री कर देंगे, अनलेस एंड उसके लिए एक बजट नहीं बनेगा। अगर हमने कमिटमेंट की कि हम गैस सिलेंडर्स दे देंगे जो इसके उस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, जब तक इसके लिए एक प्रॉपर बजट नहीं बनेगा तब तक कैसे पॉसिबल है? ठीक है, इसके लिए एक प्रोसीजर है ना, एक वे तो है ना इसके लिए। तो आप हमें ना, ये मैं इसको बता, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें पता है कि उमर साहब को पता है कि किस तरह का करना है, क्या करना है। ये हमने आंखें बंद करके उस टाइम मैनिफेस्टो नहीं दिया है। बिल्कुल। शौकत साहब, एनसी को मत सिखाइए कि कैसे काम करना है, एनसी को पता है ये चीजें। पीडीपी जो है मतलब ये ना बताए कि हुकूमत कैसे की जाती है, उमर सरकार को मालूम है। हमने फर्स्ट कर दिया। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है सर, हम बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज की जरूरत पड़नी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैसे ये अभी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई ये कह रहे थे कि हमने 2014 में सरकार बनाई। सर बिल्कुल हमने सरकार बनाई थी, हमने अपने एजेंडे पर बनाई थी और हमने अपने एजेंडे पर रहकर काम किया। और मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे कर चुके हैं उन पर अभी तक आपसे कुछ नहीं हो पाया है। और आप अभी ये कह रहे हैं, बड़ी हैरान कुन बात है, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पर हैं आप, और नेशनल टीवी पर बैठ के आप ये कह रहे हैं कि हम रातों रात जो है वो इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं, जो 200 यूनिट बिजली फ्री करनी है। सर आपको क्या करना है? आपको कहीं अमेरिका से जो है वो अप्रूवल लेना है? आप किस तरह की जो है वो गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं? आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं और आप अपने सियासी हालात को जो है वो मजबूत करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूत नहीं करना चाहते हैं आप क्या? और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, सारी बातों को हम साइड पर रखते हैं, मैं ये आपको चैलेंज करके कह रहा हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के शहरी होने के नाते से आप मुझे पिछले 4 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चैनल के वसादत से आप बता दीजिए कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जो काम किया है, सिंगल एक काम मैं कह रहा हूं चैलेंज करके,
आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या काम किया आपने? आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, इस टीवी के व्यूअर्स को बताइए। पूछ लेते हैं मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत सारे इल्जामात हैं। देखिए, जो भी विद इन द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट है वो काम बिल्कुल हो रहे हैं बराबर इस टाइम। ये शायद किसी गलत फहमी में शिकार है ये लोग। इन्होंने हमेशा इसी तरह ना लोगों को धोखे में रखा है। ये कह रहे हैं कि आप खुद को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए की मजबूती के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। लोगों ये लोग फैसला करते हैं ना, माय डियर, ये 5 साल के बाद लोग फैसला करते हैं। अगर ये बड़ा ये दावा कर रहा है कि 2014 में जब हमने हुकूमत बनाई तो हमने तमाम वादे पूरे किए, हम अपने एजेंडे पे अटके रहे, फिर लोगों ने इनको 2024 में आईना क्यों दिखा दिया, इनको अपनी असलियत क्यों दिखा दी? इनसे ये पूछ लीजिए आप। यहाँ जो भी आज तक डेवलपमेंट हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुई है। यहाँ जो भी आज तक एम्प्लॉयमेंट हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुई है। जब जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने इक़्तिदार से दूर रखा तब तक यहाँ जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचा। ये लोग इक़्तिदार में आए, हमारा 370 और 35 से गया, हमारी स्टेट गई, हम अपने स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, 335 के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज भी हम दूर रहते तो पता नहीं है और कौन सा सौदा करते। इनको लोगों ने आईना दिखा दिया। इनको अभी बात करने का कोई वो हक नहीं है। ये हमें बताइए कि हम आपको स्वागत साहब, बात तक करने का आप लोगों को बोलने तक का हक नहीं है। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे भाई साहब हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं जी। आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत अच्छी मेजोरिटी दी है, एक जबरदस्त मैंडेट दिया है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं। लेकिन भाई साहब, आप मुझे यह बताइए, आपने सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए ये वोट लिया है? ये जो इतनी मेजोरिटी ली है आपने ऐशो आराम के लिए ली है? एक बात। और दूसरा, आप कह रहे हैं हमने बड़ा कुछ किया है। मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 27 से 29 साल तक जो है वो इक्तदार में रही है और पीडीपी कुल मिला के 5 साल जम्मू कश्मीर में, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 5 साल जो है वो इक्तदार में रही है। आप हमारे 5 साल और अपने 27 से 29 साल को कंपेयर करिए। आप देखने में पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। लगते नहीं है पढ़े लिखे भाई वो। क्या आप मुझे ये बताइए, आपने कौन सी एम्प्लॉयमेंट दी है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? नहीं, देखिए ये हर पार्टी का अपना अपना दावा होता है, 5 साल 27 साल नहीं, लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों में हम नहीं पढ़ेंगे। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ। नहीं पता है, अगर आपके पास ये नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं मलिक साहब, मैं आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं एक चीज शौकत साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। पहला जुमला जो आपने कहा कि ऐशो आराम के लिए करिए, ये सरकार, मौजूदा सरकार जिस पे आप कह रहे हैं, अपने ऐशो आराम में कौन सी ऐसी चीज की जिसका आप पॉइंट कर रहे थे? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार ने सिर्फ 2 काम किए हैं। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे भाई साहब हैं, इनको शायद याद नहीं है, इनकी इंफॉर्मेशन गलत है। मैं इनको बताता हूं, इन्होंने सिर्फ 2 काम किए हैं। पहला काम, जम्मू कश्मीर के जितने एमएलएज हैं उनके लिए स्कॉर्पियो गाड़ी जो है गाड़ियां वो खरीदी हैं। और दूसरा काम, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने लिए 8 फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदी हैं। तीसरा कोई काम जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं किया है। तो मुझे ये बताओ, जब आपको गाड़ी मिल जाती है, जब चीफ मिनिस्टर साहब को रहने के लिए, उनके मिनिस्टर्स को, एमएलएज को रहने की जगह भी मिल जाती है और बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी भी मिल जाती है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना? तो मुझे ये बताओ, मैं ये बात नहीं बोलूं कि आपने ऐशो आराम के लिए काम किया? चलिए अब ये चीजें क्लियर हो गई। यार मलिक साहब, ये शौकत साहब को बताना चले, एक प्रोटोकॉल होता है, चीफ मिनिस्टर के लिए एक प्रोटोकॉल है जो उसको देना ही देना है। एक एमएलए जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो पीडीपी से हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उसके लिए एक प्रोटोकॉल है। गाड़ी देना ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनको नहीं मिली होगी एमएलए को। मलिक साहब, वो कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए अगर प्रोटोकॉल है तो आवाम के लिए नहीं है क्या? किन चीजों पे ये बातें कर रहे हैं? ये कोई हेल्दी बात नहीं कर पा रहे हैं ना, फिर पता नहीं किन बातों। भाईजान आप मुझे सिर्फ एक काम बता दीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया हो जो आपने, सिर्फ एक काम बता दीजिए प्लीज, एक काम बता दीजिए आप जम्मू कश्मीर के लोगों को। है कि नहीं? यह हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, क्या उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है? और भाई साहब, आप प्राइम मिनिस्टर को भी छोड़ दीजिए। भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 8 अक्टूबर से लेके 12
फरवरी तक आपने एक काम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया हो, मुझे बता दीजिए, सिर्फ एक काम। भाई हमने सब कुछ वो किया है जिसका लोगों ने हमें इलेक्शन में उसका रिजल्ट दे दिया। भाई साहब मैं कह रहा हूँ एक काम बता दो, सिर्फ एक काम का नाम ले लीजिए ना प्लीज। आप ये और रिकॉर्ड रखिए, आज जब 5 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे फिर आप फिर इस चैनल। चलिए मैं बता देता हूँ शौकत साहब, जो चीजें हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। 2013 में जिस सेक्रेटरिएट को आप लोगों ने बंद करवा दिया था, नहीं बनने दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से बनवाने की कोशिश की। शौकत साहब, सर सेक्रेटरिएट बना है तो रोक दिया था आप लोगों ने। नहीं ठीक है, मैं कहता हूं ठीक है, अगर सेक्रेटरिएट बना है तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि बगैर इसके कि जम्मू कश्मीर के लोग पुरानी बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, नई बिल्डिंग में जाएंगे, आसानी से जाएंगे, अपना काम जो है वो बता पाएंगे सेक्रेटरिएट में, सेक्रेटरीज के पास या जो भी ऑफिशियल वहां पर होंगे उनके सामने। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम्स जो है पिछले 6-7 साल से, उनका क्या हुआ? मुझे एक काम बता दें ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं सर। है शौकत साहब, इसका कौन जिम्मेदार? मैं नेशनल टीवी पर बैठ के चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बता दीजिए ना, आप बताए ना, आप मुझे झूठा साबित करें ना सर। आप क्यों सर आप मुझे झूठा साबित करें ना, आप मुझे झूठा साबित कर देना। चलिए मलिक साहब आप ये बताइए कि सरकार इतने दबाव में क्यों है? आप लोगों ने अब तक जो काम किए हैं, आप कहते भी हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, अब शौकत साहब को गिना दीजिए एक काम, वो तो एक ही काम पूछ रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, तो उसका तो आपको रिजल्ट जो आपको